हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का बच्चों हमारा जो सेशन है 9th क्लास के लिए है, जिसमें हमने शुरू किया हुआ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम प्रीवियस सेशन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस किया था वो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में हम डिफरेंस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर ही फोकस रहेगा हमारा। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे, और डिटेल में हम ये देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखिए बच्चों, आपके लिए मैंने पहले ही दो जनरल स्ट्रक्चर हमने यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं। एक हमने ह्यूमन सेल का ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द ह्यूमन सेल, यू कैन से इट इज एनिमल सेल, यू कैन से एनिमल सेल, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, और एक हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये दो हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर हैं, किसके? यूकैरियोटिक सेल के। तो अगर हम देखा जाए कि हमारे पास देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोट्स, जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसमें हम भी इंक्लूड होते हैं। हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। तो अब बात यह आती है कि दोनों में कितनी तो सिमिलरिटीज हैं और कितने डिफरेंसेस हैं, वो आज हमारा मेन टॉपिक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा है? देखिए, जब भी हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं उसके कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉमन, यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चर विच इंक्लूड कि दोनों में, चाहे हम एनिमल सेल की बात करते हैं चाहे हम प्लांट सेल की बात करते हैं, दोनों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? हमें वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है। ये मेन कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं पहला मेन कंपोनेंट। ठीक है ना। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, दोनों के अंदर मेन कंपोनेंट होता है। और तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है बच्चों न्यूक्लियस। तो ये मेजर कंपोनेंट हैं, और यू कैन से कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं या जो हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये जो सेल होता है सेल को बाउंड करती है, मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, इवन जो साइटोप्लाज्म है ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बाउंड्री लाइन होगी जो सेल को सेपरेट करती है फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से अलग करती है। और दूसरा फिर ये अलाउ करती है कि सिलेक्टेड मटेरियल कैन एंटर इनटू द सेल एंड कम आउट ऑफ द सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी परमेबिलिटी उसको हम कहते हैं। नॉर्मली परमेबिलिटी होती है जिसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल्स, आयंस, दे कैन मूव इनसाइड और कम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब है सिलेक्टेड मटेरियल कैन एंटर इनटू द सेल एंड सिलेक्टेड मटेरियल कैन कम आउट ऑफ द सेल। तो इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। सेकंड की हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। इट इज द लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दोनों सेल में आप देख रहे हैं कि हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया है। क्यों? सारी जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। और दूसरी बात बच्चों कि जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जो ब्रेकडाउन की प्रोसेसेस हैं वो होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जितने भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेसेस हैं या जो हम बायोकेमिकल या मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म।
और जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है, एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव डिफाइंड द यू कैन से यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, दैट मीन्स वेल एनवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वेल एनवलप का मतलब होता है कि ये जो आउटसाइड है, इसकी जो एनवलप्स है, जिसमें क्या होता है, इसकी इनर जो मेम्ब्रेन है इसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाद जो बीच में स्पेस बच गया इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। तो जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है इट इज एनवलप्ड, कि एनवलप होता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होगा, डीएनए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन और डीएनए, और एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम चाहे प्लांट सेल की बात करते हैं चाहे हम एनिमल सेल की बात करते हैं, सिर्फ यहां पर जो न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, पोजीशन में, कि यहां पर ये सेंट्रली लोकेटेड है एनिमल सेल के अंदर, लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं वहां पर ये पेरिफेरी एक साइड में हो जाता है। क्यों साइड में हुआ, इसका कारण है यहां पर जो वैक्यूल है, बच्चों देख पा रहे हैं आप, ये एक वैक्यूल है, इसकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को जो इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। सेम देखिए साइज का कितना बड़ा फर्क है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स मिलते हैं, बहुत छोटे मिलते हैं, जिसके अंदर सैप होता है, यहां पर भी सैप होगा, लेकिन जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, सैप का मतलब होता है वाटर एंड मिनरल्स, दे आर प्रेजेंट इन द यू कैन से वैक्यूल्स। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आप देखिए जरा कि यहां पर आप प्लास्टिड देख पा रहे हैं एनिमल प्लांट सेल के अंदर, प्लास्टिड्स विच गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, लेकिन एनिमल सेल में दे आर अब्सेंट, यहां पर वो अब्सेंट हैं। फिर दूसरा एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जो आउटर सेल वॉल हम देख पा रहे हैं यहां पे कि जो आउटर स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल, ये प्लांट सेल में ही मिलती है, ये एनिमल सेल में नहीं मिलती। ठीक है ना, लेकिन एक स्ट्रक्चर यहां पर है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रियोल। ये स्ट्रक्चर जो सेंट्रियोल है विच हेल्प इन द सेल डिवीजन, इट इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल, जो प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलता। ठीक है ना, तो इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो हम देख पा रहे हैं। बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं आप देख पा रहे हैं कि एक अगर जनरल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो उसमें हम देख पाते हैं कि अगर ये एक एनिमल सेल को ही स्टडी किया जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, वन बाय वन हम ले लेते हैं यहां पे कि गोल्जाई वेसिकल्स मींस ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, मेनली इस स्ट्रक्चर को, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए बोला क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लैक डॉट लगे हुए दीज आर राइबोसोम्स, और इन राइबोसोम्स लगने की वजह से ये अपीयरेंस में क्या हो गया, रफ हो गया है। ठीक है ना, और हमें पता जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम RER भी कहते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यू कैन से सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। ठीक है ना, यहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तो जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है ना, इट ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स को चला जाता है। ठीक है ना, और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसकी पैकिंग करती है वेसिकल के अंदर और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी जहां पर उसको ट्रांसपोर्ट होना है। तो एक बात यहां से हम सीख सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जिस सेल में सिंथेसाइज हुए हैं वहीं पर उनका इस्तेमाल होता है, उनका ट्रांसपोर्ट भी होता है। ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, विच इज प्रेजेंट वेरी नियर टू द यू कैन से न्यूक्लियस। तो इन दिस वे हमारे पास गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखिए हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उसके बाद क्या है, जैसे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट एट द सरफेस, की सरफेस के आसपास ही यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट है दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, इसी तरह जो सेंट्रियोल जैसे मैंने बोला इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, की जब सेल डिवाइड करता है तो ये तब हमारे हेल्पफुल होता है। दूसरा लाइजोसोम्स, और लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट हो जाए तो लाइजोसोम्स क्या जो सेल के कंटेंट हैं उन सबको ये खा जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है ना,
तो और दो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तो एक्सोसाइटोसिस की, जब प्रोटीन पैक्ड हुआ वेसिकल के अंदर तो यहां से सेल ने उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया। एक हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों दो चीजें आपको दिखाई गई हैं। एक सॉलिड कंपोनेंट सेल एनगल्फ करता है जैसे अमीबा करता है, उसको हमने फैगोसोम बोल दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर एक लिक्विड कंटेंट अंदर जा रहा है उसको हमने पिनोसाइटोटिक वेसिकल बोल दिया। इसका मतलब कि अगर लिक्विड कंटेंट अंदर जा रहा है, एनगल्फ कर रहा है सेल, उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर एक सॉलिड जा रहा है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जब फैगोसाइटोसिस होती है तो फैगोसोम बनता है, जब पिनोसाइटोसिस होती है तो पिनोसाइटोटिकल वेसिकल बनती है। तो दिस इज, और दूसरा हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। स्मूथ का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जो कि फैट सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से एनिमल सेल। दूसरा हम देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, दिस इज अबाउट द प्लांट सेल, जिसमें हम प्लास्टिड देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर एनवलप इज प्रेजेंट, प्लाज्मोडेस्मेटा देखिए यहां पे मिलता है, इसमें नहीं मिलता, मिडल लेमेली प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। राइबोसोम दोनों में कॉमन होते हैं, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखो, बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर वेरी कॉमन, और जो अनकॉमन है वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो यूक्रोटिक सेल हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, तो वो प्लांट सेल होगा या वो एनिमल सेल होगा। तो इस तरह से हम इनको डायग्रामेटिक जो व्यू है इस तरह से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल विद वेल लेबल्ड डायग्राम, कि आपको वेल लेबल्ड डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम अब जो भी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज हमने यहां पर लिखी हैं, चाहे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी है, चाहे हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, चाहे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, चाहे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे हम लाइसोसोम्स की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं सेल के, उनको अब हम वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर अब उनको हम लेंगे। तो अगला जो लेक्चर रहेगा बच्चा वो हमारा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।